बच्चों, लास्ट टाइम पर मैंने आपको साझेदारी में जो है हमने पढ़ा था साझेदारी में प्रवेश कैसे होता है नए साझेदार का। उसके अलावा हमने अवकाश ग्रहण करना और साझेदार की मृत्यु तक पढ़ा था। बच्चों, हमारी साझेदारी फर्म में लास्ट चैप्टर जो हमारा बच जाता है यह है साझेदारी फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म जब एक फर्म डिसॉल्व होती है तो उस समय उसकी हम किस तरह से जो है कार्य करते हैं, कैसे करके उसकी लेखांकन की पुस्तकों को बंद करते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बच्चों, फर्म का विघटन या फर्म का समापन ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, और इसका क्वेश्चन भी आता ही आता है ना। और इस क्वेश्चन में इस चैप्टर में है क्या क्या, इसमें सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि एक होता है साझेदारी का विघटन और एक होता है साझेदारी फर्म का विघटन। दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत सी बात हम क्या करते हैं, साझेदारी के विघटन और फर्म के विघटन को एक ही मान लेते हैं, है ना बेटा। तो दोनों में फर्क है बेटा। तो पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि साझेदारी के विघटन का क्या अर्थ है। मतलब जब एक साझेदारी का विघटन किन किन परिस्थितियों में हो सकता है, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें साझेदारी का विघटन होता है। बच्चों, अगर फर्म में सभी साझेदारों के संबंधों में होने वाले किसी भी परिवर्तन को साझेदारी का विघटन या समापन कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जब भी साझेदारी का पुनर्गठन होता है, पुनर्गठन कब होगा बेटा, साझेदारी का पुनर्गठन, जैसे नया साझेदार प्रवेश कर रहा है तो दोबारा से जो है उनके प्रॉफिट शेयर रेशो चेंज हो जाते नहीं हो जाते हैं। तो उसे जब कोई नया साझेदार प्रवेश कर रहा होगा या किसी साझेदार का अवकाश ग्रहण कर रहा होगा या किसी साझेदार की मृत्यु होगी, है ना, तो ऐसी परिस्थिति में साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है। और साझेदारी के पुनर्गठन को ही साझेदारी का विघटन भी कहा जाता है। पुनर्गठन में या विघटन में जब साझेदारी का विघटन होता है तो व्यवसाय चालू रहता है, व्यवसाय बंद नहीं होता बेटा इसमें, है ना। तो ये है साझेदारी का विघटन। तो अगर आपका एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि भाई पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन क्या है, पार्टनरशिप को डिसॉल्व का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे जब किसी साझेदारों के मध्य जो संबंध होते हैं उन संबंधों में परिवर्तन हो जाता है, उनके लाभ हानि प्रॉफिट शेयर रेशो उनके चेंज हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में साझेदारी का पुनर्गठन होता है। और पुनर्गठन जो है अवकाश पर भी हो सकता है, प्रवेश पर भी हो सकता है, मृत्यु पर भी हो सकता है। तो इसको साझेदारी का विघटन कहते हैं। अब ये तो था साझेदारी का विघटन। अब आता है फर्म का विघटन या साझेदारी फर्म का विघटन। अब फर्म का विघटन क्या बेटा, कि फर्म के विघटन में सभी साझेदारों में फर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि फर्म का व्यवसाय बंद हो जाता है ना। सारे साझेदार जितने थे उनके आपस के संबंध समाप्त हो जाते हैं और साझेदारों के बीच समझौता टूट जाता है, ठीक है नहीं है। और इसमें जो है साझेदारी फर्म समाप्त हो जाती है, इसमें व्यवसाय आगे नहीं चलता है, फर्म खत्म हो जाती है। और जब फर्म समाप्त हो जाती है, इसका व्यवसाय समाप्त हो जाता है, तो इसमें क्या करते हैं, फर्म की संपत्तियों को बेच देते हैं और दायित्वों का भुगतान करते हैं। फर्म को संपत्ति से जो पैसा मिलता है उससे हम दायित्व का भुगतान करते हैं, ठीक है बेटा। अब दोनों में अंतर समझ में आ गया। तो ये इसके बाद इसके कुछ पॉइंट हैं, इनसे मैं अंतर समझा दूंगा। साझेदारी के विघटन और फर्म के विघटन में क्या अंतर है, साझेदारी के विघटन और फर्म के विघटन में क्या अंतर होता है। बच्चों, सबसे पहला अंतर जो है वह है संबंधों में परिवर्तन। संबंधों में परिवर्तन का मतलब है कि फर्म के विघटन से सभी साझेदारों के बीच जो संबंध होते हैं वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं, ठीक है नहीं। और साझेदारी के विघटन में जो साझेदारों के वर्तमान संबंध होते हैं, वर्तमान संबंधों में परिवर्तन होता है। मतलब इसमें पहले वाले में क्या है कि फर्म का विघटन होगा तो साझेदारों के संबंध क्या हो जाएंगे, पूर्णतः खत्म हो जाएंगे आपस में, ठीक है। और अगर साझेदारी का विघटन होगा तो उनके जो वर्तमान संबंध होते हैं, वर्तमान संबंधों में परिवर्तन होगा, उनके प्रॉफिट शेयर रेशो चेंज हो जाते हैं, ठीक हो गया पहला। तो ये अंतर हो गया। दूसरा अंतर हो गया कि व्यवसाय का चालू रहना। बच्चों, अगर साझेदारी का विघटन होता है, साझेदारी का पुनर्गठन होता है, तो इस कंडीशन में व्यवसाय
चालू रहता है, व्यवसाय निरंतर चलता रहता है। भाई अगर सपोज जो है कोई अवकाश ग्रहण करता है तो बाकी बचे हुए साझेदार जो है व्यवसाय को चालू रखेंगे। लेकिन अगर फर्म का विघटन हो जाएगा तो व्यवसाय चालू नहीं रहेगा, व्यवसाय भी खत्म हो जाएगा। तो एक ये महत्वपूर्ण परिवर्तन है बेटा कि साझेदारी के विघटन में तो व्यवसाय चालू रहता है और फर्म के विघटन में व्यवसाय समाप्त हो जाता है। ठीक है, दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर हो गया लेखा पुस्तकों का बंद करना। लेखा पुस्तकों का बंद करने का मतलब है कि जब फर्म का विघटन होगा तो लेखा पुस्तकें जो हमारी होती हैं वो बंद कर दी जाती हैं। हम उसमें रिलायजेशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे और उसका हिसाब किताब हम क्लियर कर देते हैं। जबकि फर्म के विघटन में लेखा पुस्तकें हमारी चलती रहती है ना, उनको बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है। साझेदारी के विघटन में ये हो गया। अब प्रकृति का मतलब होता है कि साझेदारी का विघटन, जो साझेदारी का विघटन होता है वो ऐच्छिक होता है। आज उसका जो पुनर्गठन है वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहे किसी का प्रवेश कराएं साझेदार का, उसका अवकाश होता है, ये उसके ऐच्छिक होता है बेटा। लेकिन फर्म का विघटन जो है ऐच्छिक भी हो सकता है और अनिवार्य भी हो सकता है। कई बार ऐच्छिक होता है और कई बार जो है कानूनन अनिवार्य रूप से जो है न्यायालय के कहने पर भी हमें जो है फर्म का विघटन करना पड़ता है। विघटन कहने मतलब अगर जैसे कोई अनिवार्य का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई साझेदार अगर सपोज जो है दिवालिया हो जाता है, पागल हो जाता है या स्थायी रूप से उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है ना, या वो जो है उस पर दुराचरण के कारण उसे फर्म से निकाला जाता है ना, तो कहने का मतलब होता है या व्यवसाय में निरंतर हानि होती जा रही है। तो इस तरह से जो है कई बार जो है न्यायालय की कोर्ट के द्वारा भी जो है फर्म को समाप्त किया जाता है। ठीक हो गया। तो ये दोनों में अंतर के कारण थे बेटा। तो साझेदारी फर्म का विघटन अगर आपके आता है, इस पर कई बार एक थ्योरी का क्वेश्चन भी आता है, कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ जाता है। कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि भाई साझेदारी के विघटन और फर्म के विघटन में क्या अंतर है, तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आपको कि सर ने कहा था कि साझेदारी के विघटन में साझेदारों के बीच जो मध्य जो संबंध होते हैं उन संबंधों में परिवर्तन होता है और फर्म के विघटन में जो है साझेदारी ही समाप्त हो जाती है। ठीक है नहीं है। अब जिस समय जो है एक फर्म का विघटन होता है, फर्म के विघटन पर हम कौन कौन से अकाउंट तैयार करते हैं, हमारे कौन कौन से अकाउंट तैयार किए जाते हैं। तो बच्चों जैसे तुम्हें पहले पता होगा, मैंने जब साझेदारी का प्रवेश बताया था तो प्रवेश के टाइम पर हम कौन कौन से अकाउंट बनाते थे, प्रवेश में या रिटायरमेंट में या डेथ में, बताओ कौन कौन से अकाउंट बनते थे। एडमिशन के टाइम पर कौन कौन से अकाउंट तैयार करते थे। ठीक, पहला एक हमारे क्या बनता था, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जिसमें जो है एसेट्स और लायबिलिटीज में जो कमी या बढ़ोतरी होती थी उसमें लिखा जाता था रिवैल्यूएशन अकाउंट में। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता था, फिर बैलेंस शीट बनाई जाती थी, है ना, और अगर कैपिटल फिक्स्ड होती थी तो कैपिटल और करंट अकाउंट बनते थे नहीं बनते थे। लेकिन साझेदारी फर्म के विघटन में, जब फर्म का विघटन होगा तो उस समय एक हमारा जो मेन अकाउंट बनता है वो हमारा जो है रियलाइजेशन अकाउंट बनता है बेटा। नाम ही इसका है, देखो, वसूली खाता, वसूल करना, वसूली खाता। कहने का मतलब होता है कि इस खाते में हम क्या करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज का हिसाब किताब करते हैं, एसेट्स को बेचते हैं, लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है बेटा। ठीक है, ये नाम मात्र का खाता होता है, इसे कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइज करना, किसी चीज को बेच करके प्राप्त करना। तो एक तो बनता है हमारा वसूली खाता, ठीक। दूसरा बनेगा हमारा साझेदारों के पूंजी खाते, उनके कैपिटल अकाउंट। और तीसरा बनेगा हमारा साझेदार का ऋण खाता, अगर किसी साझेदार का लोन है तो लोन का अकाउंट बनेगा। और उसके अलावा बच्चों इसमें बैलेंस शीट नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि इसमें तो फर्म खत्म हो गई, तो जब फर्म खत्म हो गई तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी। तो इसमें बैलेंस शीट, जैसे हम वहाँ बैलेंस शीट बनाते थे ना एडमिशन में और रिटायरमेंट में, उसके बदले यहाँ पर जो है बैंक खाता या रोकड़ खाता बनेगा। बैंक का हिसाब बनेगा, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, लास्ट में दोनों अकाउंट जो है दोनों तरफ का अगर डेबिट और क्रेडिट का बराबर आ गया तो इसका हमारा अकाउंट सही हो गया, है ना बेटा। तो इसमें ये अकाउंट बनते हैं, कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा, अगर पार्टनर का लोन है तो लोन अकाउंट बनेगा, और एक बैंक खाता बनता है इसमें। ठीक हो गया। तो ये खाते हमारे इसमें बनाए जाते हैं।
अब बच्चों इसमें जो एक खाता, जो मेन खाता मैं आपको बता रहा था, मेन खाता जो इसमें एक है वो है वसूली खाता। ये इसका मेन खाता है। तो वसूली खाते का फॉर्मेट मैं आपको भी समझा देता हूँ, फिर हम इसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। और इसकी जनरल एंट्री, इसकी जनरल एंट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि वसूली खाते के समय जो है इसकी कई बार जो एग्जाम में खाली जनरल एंट्री आ जाती है कि कौन कौन से जनरल लिखे करते हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ वसूली खाते का फॉर्मेट कैसे करके तैयार किया जाता है। तो इसका फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, वसूली खाते का फॉर्मेट कैसे करके तैयार किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये देखो ये लिखा हुआ है वसूली खाते का नमूना। पहले तो मैंने आपसे कहा था कि वसूली खाता जो है हमारा क्या होता है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, नाम मात्र का खाता होता है। तो वसूली खाते को किस तरह से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वसूली खाता कोई पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर, सबसे पहले हम बैलेंस शीट देखेंगे और बैलेंस शीट से जितनी भी मेरी एसेट्स होती हैं उन एसेट्स को मैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दूंगा टू सन्ड्री एसेट्स करके। याद रखना बेटा, इसमें कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को नहीं लिखा जाता है। इसके अलावा जो भी एसेट्स हमारी होगी, फर्नीचर है और हमारा लैंड एंड बिल्डिंग है, डेटर्स है, डेटर्स भी बुक वैल्यू आती है बेटा, ठीक है, उसका जो प्रोविजन होता है वो दूसरी तरफ आता है ना। तो जितनी भी हमारी टेंजिबल एसेट्स होती हैं, यहाँ गुडविल वगैरह इंटेंजिबल एसेट्स है, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब पहले हमने सारी एसेट्स यहाँ पर बैलेंस शीट देखी अपनी, और बैलेंस शीट से जो भी एसेट्स है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को छोड़ के सारी हमने बुक वैल्यू पर यहाँ पर उतार ली। पहला काम पूरा हो गया। दूसरा काम हम क्या करेंगे, अपनी बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट से जो हमारी आउटसाइडर लायबिलिटीज होंगी, आउटसाइडर जिनका हमने बाहर पेमेंट करना है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है ना, तो ये जो आउटसाइडर लायबिलिटीज होती हैं ये हम जो है बाई की तरफ उतार लेंगे बुक वैल्यू पर। इसके अलावा कुछ प्रोविजन होते हैं हमारे, जैसे प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, इन सब को भी हम जो है इधर, इन फंड को भी इधर उतार लेते हैं। कौन कौन से, पीबीडी हो गया, आईएफएफ हो गया, जीएलपीआर हो गया, ईपीएफ हो गया, ये फंड हमने यहाँ पर उतार लिए। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो एसेट्स हमने यहाँ पर लिखी थी इसको हम बेचेंगे बेटा। ठीक है, अब जितने में भी हम इसको बेचेंगे, जो बेच करके हमें पैसा मिल रहा है उसको हम बाई बैंक करके इधर लिखेंगे, बाई बैंक सेल ऑफ एसेट। एसेट यहाँ पर लिखी थी, इसको रियलाइज करके जो मिला इसके अपोजिट डायरेक्शन में बाई बैंक करके यहाँ लिख दिया। ये एसेट्स को बेच के जो हमें मिला वो सब हमने टोटल लिख दिया। अच्छा, ये भी हो सकता है, कोई पार्टनर ये कह सकता है कि भाई जो है एसेट्स को बेचो मत, इसको मैं खरीद लेता हूँ, ये मुझे दे दो मेरे पे, है ना। तो अगर पार्टनर लेगा तो आएगा तो इधर ही बाई साइड में, लेकिन तब ये बैंक के नाम से ना करके बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके आ जाएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एसेट टेकन बाय पार्टनर। अगर कोई पार्टनर किसी एसेट को टेक ओवर कर लेता है तो बाय साइड में आएगा। तो कहने का मतलब है, एसेट्स हमने 2 में लिखी थी, इनको, इनका जो हिसाब होगा, इनको बेचने पर जो पैसा मिलेगा बाय में आएगा, अगर कोई पार्टनर किसी एसेट को लेगा तो क्या आएगा, बाय में आएगा। तो लिखी थी 2 में, हिसाब किताब इसका बाय में आ गया। ठीक हो गया। अब ऐसे ही जो लाइबिलिटीज हमने बाय में लिखी थी, इसका पेमेंट हम कहाँ करेंगे, 2 में करेंगे। तो 2 में हम करेंगे टू बैंक लाइबिलिटी पेड, जिस लाइबिलिटी का हमने पेमेंट कर दिया और 2 बैंक करके यहाँ पर लिख दिया। ठीक है ना। अब क्योंकि ये मैंने तो कहा था ना ये नॉमिनल अकाउंट है, ऑल द लॉसेज आर डेबिट, ऑल द प्रॉफिट्स आर क्रेडिट, है ना। तो जो भी एक्सपेंस हमारे होते हैं वो हमारा खर्चा है, खर्चों को डेबिट करते हैं, तो 2 बैंक एक्सपेंस इधर आ गया, 2 बैंक लाइबिलिटीज पेड इधर आ गया। आगे नहीं आ गया, या कोई पार्टनर किसी लाइबिलिटी को टेक ओवर करेगा तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी टेकन बाय पार्टनर, वो इधर आ जाएगा डेबिट साइड में, है ना। तो कहने का मतलब है कि रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स और लाइबिलिटीज का हिसाब किताब आ जाएगा, कि एसेट्स को पहले उतार लेंगे, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर देंगे, एसेट को जो कुछ बेच के मिल रहा है वो बाई साइड में लिख दिया, कोई पार्टनर किसी एसेट को ले रहा तो बाई में लिख दिया, और लाइबिलिटी साइड का पेमेंट जो है, जो हमारी बाई थी, इस लाइबिलिटीज का पेमेंट जो है 2 साइड में 2 बैंक करके लाइबिलिटीज पेड हो गया, अगर खर्चे हो रहे हैं 2 बैंक एक्सपेंसेज हो गया। लेकिन अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है खर्चों को, पार्टनर कह रहा है कि मैं इनका पेमेंट करूंगा, तो बैंक ने आकर के पार्टनर का नाम आ जाएगा, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में एक्सपेंसेज आ जाएंगे। ठीक है नहीं। अब इसके बाद जब हमारे दोनों साइड का टोटल हो जाता है बेटा, तब हम इसमें जो है बैलेंसिंग अमाउंट निकालते हैं, और बैलेंसिंग अमाउंट को हम जो है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट हुआ है
तो बाय का टोटल ज़्यादा होगा, बाय के टोटल में से 2 का टोटल घटाएंगे, घटा करके लिखेंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बैलेंसिंग कर आ जाएगी। और बेटा अगर लॉस हुआ है तो इधर का टोटल ज़्यादा होगा 2 का, 2 के टोटल में से बाय का टोटल घटा करके ये मैंने लिख रखा, देखो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर लिखा है बैलेंसिंग अमाउंट। तो ये इस तरह से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट तैयार होता है, ठीक है नहीं है। तो अब मैं आपको जो है अगली वीडियो में मैं आपको इसकी जर्नल एंट्रीज कराऊंगा कि इसकी जर्नल एंट्रीज में जो है किस तरह से जर्नल एंट्री करते हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस चैप्टर को हम कर लेंगे, और इतना जितना मैंने आपको कराया है इसको आप ढंग से अच्छी तरह से कर लें, ठीक है बेटा। ओके।